स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल में। और सबसे पहले सोना आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं सोने ने ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाया है। $3230 प्रति आउंस के लेवल्स हमने पहली बार यहाँ पर सोने में बनते हुए देखे हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई यहाँ पर मार्केट्स बनाता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, 93,520 के लेवल्स हमने पहले कभी नहीं देखे हैं, तो ये भी ऑल टाइम हाईज हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही यूएस मार्केट्स खुलने का समय यहाँ पर पास आ रहा है, हम यहाँ पर और तेजी बनता हुआ देख रहे हैं। क्लियरली ये हमारे लिए लॉन्ग वीकेंड है और यूएस मार्केट्स के वीकेंड से पहले भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, तो जो सेफ हेवन बाइंग है यहाँ पर फिर से लौटती हुई नजर आई है। तो क्लियरली 3230 का हमने ऑल टाइम हाई अभी तक बनाया है और अभी पूरा यूएस मार्केट का कारोबार होना बाकी है। तो जिस तरह की तेजी है, एब्सोल्युटली शानदार वहां पर बनती हुई। हमारे साथ पोपले ज्वेलर्स के राजीव पोपले हैं। राजीव नमस्कार। 93,500 के लेवल्स हमारी स्क्रीन पर हैं जो ऑल टाइम हाईज हैं, और इसमें अभी जीएसटी मेकिंग चार्जेस ऐड करना बाकी है, तो क्लियरली ₹1,00,000 एंड अबव के लेवल्स यहाँ पर कैसे देख रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये वाले प्राइसेस और कैसे रिएक्ट कर रही है ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री इसको? Yes, Manisha, of course, it is good news for the investors. हाँ। गोल्ड इतनी ऊंचाई पे जा रही है, कंसिस्टेंटली जा रही है, which is also an important aspect. अक्षय तिथि हम अब नजदीक में ही है, सो अक्षय तिथि की जो शॉपिंग एंड बाइंग फ्रॉम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू होती है, वो तो फुल स्विंग में शुरुआत में हो रही है। बुकिंग ऑफ अक्षय तिथि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन फैक्ट, सो वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कस्टमर्स टू बुक द गोल्ड बिफोर अक्षय तिथि, तो वो अपने एडवांटेज ले सकते हैं गोल्ड प्राइस में। बट ऑफ कोर्स जब भी ये अपस्विंग होती है, अगर इमीडिएट अपस्विंग होती है, तो एक शुरुआत में ठहराव हो जाती है कंज्यूमर्स की, एंड जब तक ये स्टेबल हो तब तक कंज्यूमर्स वेट एंड वॉच मोड पे हो जाते हैं। बट गोइंग अहेड, ऐसे तो नहीं लगता है कि गोल्ड रेट 90,000 से नीचे आने वाली है, सो वट एवर रेट वी गेट गोल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी गुड बाय। जैसे आपने कहा, अक्षय तृतीया की बुकिंग्स अब आप यहाँ पर आनी शुरू हो गई हैं, एंड क्लियरली बाजार को लगता है कि यहाँ से और तेजी शायद सोने के प्राइसेस में आगे भी जारी रह सकती है। एज एक कोई चेंजिंग पैटर्न बाइंग के तौर पर आपने आता हुआ देखा है राजीव? एक क्लास है जो इसको लग्जरी के तौर पर खरीदती है, वहां पर शायद कोई चेंज ना हो, लेकिन जो वॉक इन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बजटेड बाइंग है, क्या उस पर इम्पैक्ट है? इनफैक्ट अब जो सिनेरियो है, एवरी एवरी सेक्टर ऑफ कंज्यूमर इज बाइंग गोल्ड। ऐसे नहीं है कि सिर्फ अपर क्लास एंड मिडिल क्लास की गोल्ड बाइंग है। एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज एबल टू सेव इन गोल्ड, वो भले कम ज्यादा करके गोल्ड में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी एंड अदरवाइज। सो ये मैटर ऑफ डिले या पोस्टपोनमेंट की अभी है ही नहीं। कंज्यूमर्स ने देखी है रेट कैसे बढ़ रही है, सो जो भी रेट में वो ले सकते हैं, दे आर गोइंग अहेड एंड बाइंग इट, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि 1,00,000 की रेट जो आ रही है, इट इज बिकमिंग वेरी रियल नाउ, एंड गोइंग अहेड यू विल नॉट गेट इट लोअर देन व्हाट यू गेट टुडे। इवन अगर आगे जाके कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती भी है, तो बाजार को ये लगता है कि यहाँ से आगे जाकर सोना ऊपर की तरफ ही जा सकता है। राजीव, जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब ये लोग यहाँ पर इसको खरीद रहे हैं, क्या लोग स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी ले रहे हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर गोल्ड ज्वेलरी ही ले रहे हैं, या फिर एक ऐसा भी सेगमेंट है जो अब यहाँ पर बार्स एंड कॉइन्स में आ चुका है, जिनको इसको प्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखना है? सो ये मिक्स ऑडियंस अभी है, बिकॉज ऑफ अक्षय तिथि स्पेसिफिकली, कि जो कंज्यूमर ज्वेलरी लेना चाहते हैं एज ऑस्पिशियस बाय, ज्वेलरी लेंगे, एंड जिसे पता नहीं है क्या लेना है एज अ मैटर ऑफ डिजाइन और एज अ मैटर ऑफ रिक्वायरमेंट, दे एंटर इवन इन अ गोल्ड बार। होल आइडिया इज कि ये रेट पे आपको जो रेट मिल रहा है गोल्ड का, ये बेस्ट रेट हो गया फॉर द सीजन, एंड गोइंग हेड विल बी ओनली हायर। तो इन एनी मैनर इफ दे कैन सेव एनीथिंग इन गोल्ड, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो सेव करना चाह रहे हैं। राजीव, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, आप कैसे देखते हैं अब आगे का सीजन यहाँ पर आता हुआ? जैसे हम 1,00,000 की बात अब यहाँ पर गोल्ड में कर रहे हैं, Yes. इन सेंस ऑफ ज्वेलर्स, नॉट हर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना नहीं ले पाएगा। सोना अब एक फाइनेंशियलाइजेशन या एक इन्वेस्टमेंट बन गया है, रादर देन अ थिंग ऑफ एडॉर्नमेंट, जिस तरह से यहाँ पर प्राइसेस हैं। क्या एक कंसर्न है कि शायद रूरल इंडिया को हम यहाँ पर मिस करेंगे? इतने ज्यादा हाई प्राइसेस विद इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स एज वेल, जहाँ पर हमने देखा है एसेंशियल्स की डिमांड ही वीक है, वहां पर टियर 3 टियर 4 सिटीज में क्या हाल है? इनफैक्ट हम हमेशा देखते हैं कि रूरल इंडिया इज अ बेटर सेवर इन गोल्ड। अर्बन इंडिया के पास काफी अलग तरीके हैं खर्च करने के लिए, गाड़ियों में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वाइट गुड्स, हॉलीडेज, बट रूरल इंडिया इज फर्स्ट इन्वेस्टमेंट गोज इनटू गोल्ड। सो उनकी जो विश्वास है गोल्ड में एंड एज अ मेटल एंड एज अ सेविंग कल्चर काफी हाई होती है अर्बन इंडिया से।
So I don't feel rural India shying out of gold at all. In fact, they will be more aggressively buying gold, more than the urban India also. बहुत फेयर पॉइंट है वो, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि अर्बन इंडिया में खर्च करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन रूरल इंडिया को शायद ये समझ पहले से ही है और उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट सेविंग का जो तौर है वो यहाँ पर सोने में आता है। राजीव, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो एक सेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ग्राउंड हमें समझाने के लिए। गोल्ड आपकी स्क्रीन पे एक और बार लेके आना चाहेंगे, क्योंकि जब जैसे जैसे हमने इस शो में एंटर किया है, गोल्ड यहाँ पर लगातार नया हाई बनाते रहा। जब हमने ये शो स्टार्ट किया तो 93,490 के आसपास का गोल्ड था, अब ये 570 हो चुका है, यानी कि 100 रुपए की बढ़त हमने पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर आते हुए देखी है। 93,600 ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पर, और ये ऑल टाइम हाईज है। इंटरनेशनल मार्केट्स का भी एक सेंस यहाँ पर लेकर आएंगे, क्योंकि $3230 प्रति आउंस का ऑल टाइम हाई हम यहाँ पर बना चुके हैं और उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल कारोबार। तो क्लियरली हायर हाईज यहाँ पर बनते हुए मार्च के महीने में सोने ने आपको 10% का रिटर्न दिया है। अप्रैल में अब तक 7% का इजाफा सोना ऑलरेडी दे चुका है। क्लियरली वन वे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेजिंग बाइंग हियर। वेल, ये तो बात हुई सोने की, लेकिन एक कच्चा तेल भी आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स हैं वो भी डाइजेस्ट करने थोड़े से मुश्किल हैं। नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। कमोडिटी का ही ये समय है, हर जगह बहुत बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिली हैं, चाहे वो मेटल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स हैं या फिर कच्चा तेल है। जिस तरह से कच्चे तेल में हमने 4, 5, 6, 7% तक की मूव एक एक दिन में आते हुए देखी है, क्या इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी अब एक तो नॉर्म बन गई है, और दूसरा सेंस आप जो ये यूएस एंड चाइना का टैरिफ मिसाइल्स होता हुआ देख रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मांग पर? देखिए, नॉर्म तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों जो है वो पूरा प्रेसिडेंट ट्रम्प वर्सेस द होल वर्ल्ड हो रहा था। पूरा विश्व एक तरफ और अमेरिका एक तरफ हो गया था। अब हमने देखा कि वो सिचुएशन चेंज हो गई है, अब वो अमेरिका वर्सेस चाइना हो गया है। अब बाजार को, तेल के बाजार को ये चिंता है कि चीन जो है वो तेल के हिसाब से बहुत अहमियत रखता है, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, कंजम्पशन के हिसाब से, रिफाइंड प्रोडक्ट्स के हिसाब से। तो अगर इस तरह का तनाव होता है और चीनी अर्थव्यवस्था और परेशानी में आ जाती है तो और ज्यादा वहां डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा, डिमांड कम होगी। और साथ में अगर चाइना जो अपनी स्ट्रेटजी तय करता है, जो तमाम वो और देशों को भी पैसा देता है, वहां तरह तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए पैसा देता है। उनकी एक स्कीम है जिसको वो BRI बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर वो भी इम्पैक्टेड हो जाता है इस वजह से, तो जाहिर है फिर वहां भी डिमांड कम हुई। तो तेल की चिंता इस समय, जो तेल बाजार की चिंता ये है कि चाइना एक धुरी बन जाएगा और पूरे विश्व के अंदर जो है तेल में जो है उसकी डिमांड में कमी आ सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ट्रम्प साहब ने जो भी आज चाइना ने, आपने देखा जिस हिसाब से उन्होंने जो है करा था, चाइना ने उसका उसी लैंग्वेज में, वो उसी ग्रामर में जवाब दिया है। तो क्या ट्रम्प साहब फिर स्टेप बैक कर जाएंगे क्या या वो कन्फ्रंटेशन बोर्ड में आ जाएंगे? मुझे लगता नहीं कि कन्फ्रंटेशन ज्यादा लंबा चलेगा। मुझे लगता है कि ये सब वो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमने बार बार देखा है कि वो कदम आगे बढ़ाते हैं, घोषणा करते हैं और उसके बाद कदम पीछे उठा लेते हैं। चाइना को लेकर के बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई रास्ता ढूंढा जाएगा और कुल मिला के वो आगे बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन हो जाए, वो ना अमेरिका के हित में ना चाइना के। अगर ये दो बड़े बड़े टकराते हैं तो पूरे विश्व को इसका नुकसान होगा। लेकिन अभी स्थिति ये तेल बाजार को इसको लेकर के बहुत चिंतित, बहुत एंग्जाइटी, और ये तेल बाजार की सबसे बड़ी चिंता है कि प्रोडक्शन साइड में किसी तरह की दिक्कतें नहीं है, सप्लाई साइड में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि और निवेश उसमें जा चुका है। लेकिन अगर डिमांड नहीं बढ़ती है तो फिर क्या होगा? प्राइसेस नीचे आएंगे। ना ओपेक को कुछ समझ में आ रहा है, जो ट्रेडर्स बड़े बड़े हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, जो बहुत बड़ा इसमें व्यापार करते हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, और जो इवन बड़े बड़े आयातक हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। तो इस समय जो असमंजस की स्थिति है, इसी वजह से तेल नीचे जा रहा है। और मुझे लगता है कि असमंजस की स्थिति अभी कुछ दिन तो बनेगी, लेकिन ट्रम्प साहब जो अभी तक बहुत ही अग्रेसिव पोस्चर रखे हुए हैं चाइना को लेकर के, क्या वो पीछे कदम उठाएंगे, स्टेप बैक करेंगे? मुझे लगता है स्टेप बैक ना करेगा, कुछ तो कुछ होगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से चल रहा है, अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता और चाइना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कुछ तो करेक्शन, आप उसे करेक्शन बोल दें, स्टेप बैक बोले या जो मर्जी ऐसे बोले, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि ये अगर चलता है तो तेल बाजार के लिए तो बहुत बड़ी परेशानी, कीमतें और नीचे जाएंगी और तेजी से नीचे जा सकती हैं। जो अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तेल की, खासतौर से ऊर्जा की, उनको पता है कि अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान उनको भी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर अमेरिका, पूरे दुनिया का तेल का बाजार डॉलर में, उससे भी अमेरिका की भारी कमाई। तो अमेरिका का नुकसान शायद ज्यादा हो। एब्सोल्युटली।
मुझे याद है नरेंद्र जी, आपने बहुत पहले और तब तक तो ट्रंप आए भी नहीं थे, ये सब बातें भी नहीं हो रही थी। मुझे याद है आपने 6-8 महीने पहले कहा था कि आपको नहीं लगता कि कच्चा तेल 80-90 जाएगा, और 2025 में जब बड़े ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने अपने फोरकास्ट दिए थे तो वो एनीवेयर बिटवीन 70 to 90 थे। मुझे क्लियरली याद है आपने कहा था 90 तो नहीं जाएगा, 60 भी तोड़ सकता है, शायद उसके नीचे भी गिरे, स्पाइक डाउन देखेंगे, उसके बाद हम वापस से ऊपर आता हुआ देखेंगे। मुझे उस टाइम पे लगा था आपका बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू है, लेकिन हमने वो प्राइसेस एग्जैक्टली वैसे प्ले आउट होते हुए देखे हैं। अब जहां हम खड़े हैं, जहां पर हमने 56 तक का भी लो देख लिया है, आपको क्या लगता है क्या रेंज बन सकती है इसी क्वार्टर के लिए? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स वगैरह। देखिए, ये सब प्ले करते हैं तेल की दुनिया में, ये प्लेयर हैं। तो इनकी जो कमेंट्री होती है उसको बहुत ज्यादा, प्रेडिक्शन प्रोजेक्शन को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये तो खेलते हैं उसमें, और उस वजह से इनके होते हैं। लेकिन अब सीधा सीधा फंडा इसका ये है, मैं जो देख रहा हूँ, डिमांड एंड सप्लाई, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स, और कुल मिलाकर के यूक्रेन गाजा इनको लेके या इसमें क्या होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ यूक्रेन में कुछ हो जाए, शायद गाजा का कुछ हो जाए। अमेरिका में जो ट्रंप साहब चाहते हैं, उनका जो नजरिया है वो आपको पता है सक्सेसफुल नहीं हो रहा। वो क्यों उन्होंने कदम पीछे हटाए? मुख्य वजह ये थी कि जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट का मैसेज 48 घंटे में हो गया, जिसको देख के ट्रंप साहब घबरा गए और पीछे हट गए। अब चाइना जो है एक ऐसी चीज है, अगर उसको करेंगे तो तमाम चीजें जैसे एप्पल फोन से लेकर कंपनी, सारी चीजें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो अगर हम ये रेंज लेके चलते हैं $60 के आसपास, फिलहाल हम सेफ ग्राउंड में रहेंगे। लेकिन अगर अमेरिका अड़ा रहता है तो कुछ समय तक कीमतें जो वो और नीचे जाएंगी, 50 भी पहुंच सकती है, 50 से नीचे भी जा सकती है, लेकिन सस्टेन वहां नहीं होगी। दुनिया की जो डिमांड है तेल की, और दुनिया की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, अगर उसको नजर में रखकर चलते हैं तो $70 के आसपास की कीमत होनी चाहिए। उसमें हर एक कोई खुश होता है, उत्पादक, आयातक, ओपेक वगैरह सारे के सारे। अगर संतुलन बनता है, आर्थिक संतुलन बनता है, ट्रंप साहब नॉर्मल पॉलिटिक्स, नॉर्मल इकोनॉमिक्स करते हैं, तो वापस $70 पे जाएगी। लेकिन इस बीच जब तक ये सारी उथल पुथल होती है, 50 भी हो जाए आश्चर्य की बात नहीं, उससे नीचे भी चला जाए आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन टिकेगा नहीं वहां पे। वापस वहीं आएगा जिसको इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है, वो है $70 पर बैरल। पॉइंट टेकन। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपने क्रूड ऑयल प्राइसेस को बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर कॉल किया है, और उसी हिसाब से हमने प्राइसेस मूव होते हुए देखे भी हैं। और जैसे आपने कहा, नीचे भी जाएगा लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। 60 सेफ ग्राउंड है, 70 एक फेवरेबल प्राइस यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात हो, हमारे साथ जुड़ेंगे आनंद राठी के नवीन माथुर। उनसे जानेंगे कि इस मुश्किल समय में किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वो सुझा रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। नवीन माथुर हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। नवीन, नमस्कार। और सबसे पहले सवाल सोने पर, यहाँ से अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, नियर टर्म, लॉन्गर टर्म, 3 महीने, 6 महीने के हिसाब से? Anika, thank you very much. Pretty much volatile here. I mean, 20 times in this year, means just 4 months have gone by, and we have seen 20 highs for gold. Around 41 times it has made the last year highs, the new highs, all-time highs. Tezi rahegi, Manisha. All those fundamental reasons still persist. Tariff wars, particularly now with US and China. The geopolitical concerns, dollar depreciation, safe haven buying, inflationary concerns, all are positive. Even the central banks जो हैं वो भी लगातार buy कर रहे हैं. ETF inflows are growing. So I think all the fundamental factors of risk aversion, सारे fundamental factors यही दर्शा रहे हैं कि जो आज भी नया हाई बना है 3,227 और 30 का, that would also be broken or will be breached in days to come. So buy on dips रहेगा मनीषा, particularly MCX में। आपने जैसे सही कहा, शो के शुरुआत में 93,300 के आसपास जब शो शुरू हुआ था तब था भाव MCX में 500 के आसपास का है। I would say buy on the dips can be at these particular levels. I mean, the first support would be at around 92,800, and the resistance would be at around 93,700 or 94,200. Buy on dips at around 92,000 for 10 grams. Stop loss जरूर लगाइए, बहुत volatile है, 91,500 के आसपास, और 93,000 or so would be the immediate targets for us. बात करते करते ही एज इफ गोल्ड टीज कर रहा है 93,630 के लेवल्स यहाँ पर आते हुए 93,650 अब यहाँ पर बनता हुआ, तो क्लियरली
एक तरफा तेजी और सिर्फ ऊपर जाते हुए प्राइसेस। नवीन, चांदी कैसे देखेंगे, क्योंकि इस हफ्ते चांदी ने एक बहुत स्मार्ट रिबाउंड दिया है, 5% की तेजी इस हफ्ते में है। मनीषा, गोल्ड से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा चांदी। वी ऑल नो इट इज 60% और 55% काइंड ऑफ यूसेज है इंडस्ट्रियल मेटल के जैसे। तो वो भी एक थोड़ा रिसेशनरी ट्रेंड, जो टेरिफ वॉर्स चल रहे हैं उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट, all those factors would definitely be negative for the demand, I would say, as an industrial metal, particularly from the countries like the US and China and even the developing nations. So I think the uncertainty जो है वो बरकरार रहेगी, उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज या एक्सपेंशन प्लान्स है वो हो सकता है होल्ड पे हो जाए, और देयरफॉर इंडस्ट्रियल फैक्टर या जो मतलब कि उसका इंडस्ट्रियल यूज का जो कारण है वो एक हो सकता है दबाव रखे चांदी पे। Currently at around 92,800 or so on the MCX, international at around 3130 dollars. Buy on dip silver का जो कॉन्ट्रैक्ट है चांदी का, मे कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 91,500 के आसपास बाय करा जा सकता है। 90,000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए, एंड टारगेट जो है 93,500 के आसपास के देखे जा सकते हैं। मनीषा, जो नवीन ने एक चीज़ कही वो मैं अंडरलाइन करना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि स्टॉप लॉसेस ज़रूर लगाएं, बाजार बहुत बहुत वॉलेटाइल है। बहुत शुक्रिया नवीन साथ जुड़ने के लिए। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आती हुई, और बेच के काम ना करें। एज ऑफ नाउ भी इस मार्केट ऐसी है जहाँ पर मोमेंटम ऑन द हायर साइड है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।